नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलामी रिवीजन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से ईवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों, उससे मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं। और इस चैप्टर से यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे ही जाने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। इससे मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ यदि आप पूरे क्लासेस यदि आप देखना चाहते हो साथियों सलामी एजुकेशन चैनल से, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, जो कि मैंने ईवीएस का जो प्लेलिस्ट बना के रखा है, जो कि आपको सीक्वेंस के हिसाब से पूरे क्लासेस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि आप नोट्स से तैयारी करना चाह रहे होंगे तो आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, जो कि ईवीएस का कंप्लीट यहाँ पे नोट्स आप लोगों को उपलब्ध है। आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत करके यहाँ पे बनाया गया है। आप उससे भी आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको आज का जो चैप्टर है, उससे मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों। आज का जो चैप्टर है, इससे भी यदि आप रूबरू होते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पे जो मिड डे जो मील है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को रूबरू करा दिया है, ठीक है। तो इससे पहले जो क्लास दिया है वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं मिश्रणों को अलग करने के तरीके कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन है, जो कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं आपको मिश्रण को अलग करने के जो तरीके हैं या यानी कि अलग करने के जो माध्यम हैं, उनसे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पूछे ही जाते हैं। और सीटीएट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सो आपको यहाँ पे कुछ समय देना है और उसके बदले में आपको यहाँ से आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आप इस क्लास में अच्छे से बने रहे। अब मैं लेके चलता हूँ मिश्रण को हम अलग कैसे कैसे करें, ठीक है। सो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे पहला जो ये लेते हैं, पहला पॉइंट थ्रेसर या फिर जो गहाई जो होती है ना, जो थ्रेशर होती है या फिर गहाई करना, ये इसमें क्या करते हैं कि जो काटी हुई जो फसल जो होती है ना, फसल पकने के बाद में उसको जब काटा जाता है और काटने के बाद में जो बीज होता है, बीज को अलग करना है, यानी कि उसके जो भूस होता है, भूसे और बीज को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, वो किस में होती है? थ्रेशरिंग के माध्यम से होती है ना। किसके? थ्रेशरिंग के माध्यम से अलग किया जाता है, उसे ही थ्रेशिंग करना या फिर गहाई करना कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस डंठल को पीट कर अनाज के, है ना, अनाज के दाने निकाल लिए जाते हैं और डंठल को अलग कर लिया जाता है। यही विधि क्या कहलाती है? यही विधि कहलाती है साथियों, क्या कहलाती है? थ्रेशिंग विधि कहलाती है, ठीक है। सो यही विधि क्या कहलाती है? थ्रेशिंग विधि कहलाती है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, जो कि कंबाइंड मशीन या फिर थ्रेशर द्वारा किया जाता है। और उदाहरण के लिए इसमें थ्रेशर के माध्यम से कौन सा, गेहूं हो गया, धान हो गया इत्यादि जो फसलें हैं, इनके जो दाने होते हैं, इनको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कि निष्पावन विधि क्या है? निष्पावन विधि की यदि मैं बात करूँ तो निष्पावन विधि यह विधि के माध्यम से मिश्रण के भारी एवं हल्के जो घटक होते हैं ना, हल्के एवं भारी घटक होते हैं, उनको क्या किया जाता है? हवा या फिर हवा के झोंके के माध्यम से अलग किया जाता है। और आपने कई बार देखा होगा कि ये जो भारी और हल्के जो घटक होते हैं या हल्के जो दाने होते हैं, उनको भूसे से अलग करने के लिए कई किसानों को देखा होगा आपने कि हवा में क्या करते हैं? उड़ाते हैं, या हवा के झोंके से क्या किया जाता है? उनको अलग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो गेहूँ होता है और जो चावल होता है ना, इन दोनों को भूसे से क्या किया जाता है? इसके माध्यम से अलग किया जाता है। वही विधि क्या कहलाती है? निष्पावन विधि कहलाती है ना। पावन मीन्स क्या होता है? हवा, है ना। सो वह विधि जिसके द्वारा जो दाने होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भारी या हल्के दाने होते हैं, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया, हवा के माध्यम से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, वो निष्पावन विधि होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, निस्पंदन या फिर निथरना है। निस्पंदन या फिर निथारना। तो यदि ये यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि यह जो विधि होती है ना, एक फिल्टर पेपर या फिर हम कह सकते हैं कपड़े के माध्यम से मिश्रण को क्या कर मिश्रण को पास करके एक अघुलनशील
ठोस को तरल से अलग किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, निस्पंदन विधि कहा जाता है ना, निस्पंदन विधि, या हम कह सकते हैं निथरना विधि, है ना, क्या कहते हैं, निथरना विधि। जैसे ठोस कोई कण है, ठोस कोई कण फिल्टर में फंस जाता है ना, फिल्टर में फंस जाता है, जबकि जो तरल पदार्थ होगा उस वस्तु से, उस जहाँ से आप यानी कि उस घोल को नितारते हो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है कौन सा, तरल पदार्थ। उदाहरण के लिए यदि मैं चाक की बात करूँ, चाक का जो पाउडर होता है ना, चाक का पाउडर और रेत का जो पाउडर है, इन दोनों में से यदि किसी को अलग करना हो, जैसे चाक के पाउडर को अलग करना हो, तो चाक का जो पाउडर है घुलकर कैसे पानी से बाहर निकल जाएगा, जबकि रेत जो है, रेत कैसा पानी में बैठ जाता है, ठीक है। सो यही विधि कहलाती है साथियों, जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनको अलग किया जाता है, ठीक है। वो किसके द्वारा किया जाता है, तो निस्पंदन या फिर निथरना की विधि के माध्यम से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। सो हल्के पदार्थों यानी कि हल्के जो तरल पदार्थ जो होते हैं, तरल हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी जो हल्के जो पदार्थ होते हैं जो कि पानी में पूर्ण यानी कि बहुत अधिक मात्रा में या बहुत अधिक क्षमता के साथ में कैसे हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और यही घुलने के कारण ही वे पानी के साथ में कैसे बाहर निकल जाते हैं, और जो भारी वस्तु जो होती है, भारी जो पदार्थ होता है, वो नीचे तल में बैठ जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पे अलग अलग करते हैं, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे याद रखना है आपको, ठीक है। इसी के बाद में यदि मैं बात करूँ वाष्पीकरण की विधि, सो वाष्पीकरण की विधि क्या होती है, तो यह जो विधि होती है, ठोस को तरल से अलग करने की एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस विधि में घोल को जब गर्म किया जाता है ना, जब घोल को गर्म किया जाता है तब तक यानी कि घोल को गर्म किया जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि सभी तरल कैसे हो, वाष्पित ना हो जाए, है ना, सभी तरल पदार्थ कैसे हो, वाष्पित ना हो जाए और ठोस बाकी रह जाते हैं ना। तो ये प्रक्रिया होती है साथियों वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को मैं पुनः फिर से आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि वाष्पीकरण की विधि वह विधि होती है जिसमें ठोस को तरल पदार्थ से अलग किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं तरल को ठोस से अलग किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है, इसमें एक घोल के रूप में, इन दोनों को घोल के रूप में घोला जाता है, और घोल को तब तक गर्म किया जाता है, उस घोल को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वह वाष्प बनकर उड़ न जाए, है ना, वाष्प बनकर वाष्पित ना हो जाए, और जो बाकी बचता है वहाँ पे आपका ठोस और इस प्रकार ठोस को अलग कर लिया जाता है। जैसे कि नमक और चीनी का जो घोल होता है वो वाष्पीकरण के द्वारा ही अलग किया जाता है। सो नमक और जो पानी का जो घोल होता है, नमक और चीनी का जो घोल होता है ना, इसको वाष्पीकरण के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो आसवन विधि हो गया, या फिर अलग करने की जो पृथक्करण की जो विधि है, अलग अलग प्रकार की जो विधियाँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका आसवन विधि, है ना। आसवन विधि क्या होता है, ये आसवन विधि वह विधि होती है जो कि घोल को हम क्या करते हैं, उबालते हैं, और उबालने के पश्चात उबालकर वाष्प को एक अलग कंटेनर में यानी कि एक अलग कंटेनर में रख देते हैं और एक तरल को घोल से अलग कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे अलग अलग किया जाता है। इसको मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ कि यह वो विधि होती है जो घोल को घोलकर उसी वाष्प में, है ना, जो घोलकर और यानी कि उबालते हैं, और उबालने के पश्चात वाष्प को एक कंटेनर में संघनित करके एक तरल को घोल से अलग किया जाता है ना, संघनित करके एक तरल को घोल से अलग किया जाता है, और कम क्वथनांक वाला जो तरल होता है, कम क्वथनांक वाला तरल पहले वाष्पित हो जाता है, ठीक है। कम क्वथनांक वाला जो तरल होगा पहले वाष्पित हो जाएगा और एकत्र हो जाता है, जबकि अन्य तरल जो पदार्थ होते हैं वो ठोस होने के कारण ठोस होने के कारण वे मूल रूप से कंटेनर में ही रह जाते हैं, अर्थात नीचे बैठे यानी कि तली में बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आसवन विधि की, सो पानी में क्या होता है, पानी को खारे पानी को यदि हम देखें, सो खारे पानी या फिर जो इथेनॉल होता है ना, इन दोनों को क्या किया जाता है, इनको अलग अलग इसी विधि के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में लेके चलता हूँ नेक्स्ट, अगला जो विधि है वो है निस्तारण विधि। सो निस्तारण से आप समझ पा रहे होंगे कि निथरना, है ना, निथारना। सो यह क्या होता है साथियों, यानी कि यह पकाने से पहले
चावल या दाल को जल से धोया जाता है ना, क्या किया जाता है, जल से धोया जाता है। जब चावल या दाल में यानी कि जब चावल या हम कह सकते हैं जब चावल या दाल में जल डाला जाता है, तब उन पर क्या होता है, उन पर चिपकने वाली जो भी अशुद्धियाँ होती है ना, वो कैसे जल के माध्यम से कैसे बाहर चली जाती है ना, जल के माध्यम से जल से, और जो चावल है या फिर दाल है उनसे कैसे अलग हो जाती है। इस प्रकार अशुद्धियों को हम क्या करते हैं, अलग कर पाते हैं, और बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर निकाला जाता है। यही विधि कहलाती है, निस्तारण विधि कहलाती है। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब निस्तारण विधि से भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हल कर पाओगे। ठीक है, और मिश्रण में जब जल मिलाए यानी कि जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाने के जो प्रकरण जो होता है ना, प्रक्रम जो होता है को भी यानी कि कहते हैं अवसाधन विधि कहा जाता है। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, अवसादित मिश्रण को कैसे बिना हिलाए जल को मिट्टी से अलग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, इसी के बाद मैं लेके चलता हूँ अगला पॉइंट की और जो तेल जो होता है ना, तेल और जल को जल का जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण को भी इसी विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में लेके चलता हूँ पृथक्करण या फिर फनल विधि। क्या होता है पृथक्करण एवं फनल विधि? सो पृथक्करण विधि वह विधि होती है जिसमें क्या होता है, दो अमिश्रित है ना, कैसे दो अमिश्रित तरल पदार्थों को अलग कर सकते हैं। इनके माध्यम से दो अलग तरल पदार्थ को अलग किया जाता है। और इस विधि में क्या होता है कि मिश्रण को कीप में डाला जाता है ना, मिश्रण को कीप में डाला जाता है, और डालने के पश्चात उसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है ना, जमने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि सघन द्रव जो होता है ना, सघन द्रव आता है, जो भारी द्रव जो होता है ना, वो कैसे यानी कि निचली सतह पर कैसे बैठ जाती है, और नली के माध्यम से कैसे निचली सतह पर बैठने लगती है, जिससे कि नली के माध्यम से वो कैसे पानी के साथ में बाहर निकल जाती है ना। जबकि जो तरल पदार्थ जो होता है, तरल पदार्थ जो होगा वह ऊपरी ही यानी कि ऊपरी ही परत में रहती है, और ऊपर में डाला जाता है, और ऊपर से ही डाला जाता है। इस प्रकार यहाँ पे जो है पृथक्करण के विधि के माध्यम से अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, और यह तेल और पानी को अलग करने वाली कीप का भी उपयोग हम कर सकते हैं, और अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो पृथक्करण की विधि के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया। सो पृथक्करण की विधि के माध्यम से दो अमिश्रित तरल पदार्थों को अलग किया जाता है, तरल पदार्थ को अलग किया जाता है। और इसमें एक पदार्थ ऐसा होता है जो कि भारी हो या फिर घनत्वहीन हो, वो कैसा वो तल पे बैठने लगता है, और जो हल्का जो पदार्थ होता है वो कैसे तल पे बैठता नहीं बल्कि ऊपरी परत पर बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों को अलग किया जाता है, और जो भारी वाला जो पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, वह नली के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बाद में मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला बीनना। तो ये भी आपने कई बार किया भी होगा, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वे ये काम करती हैं। ठीक है, तो यह जो विधि होती है, कैसे जो बेकार जो सामग्री होती है, बेकार सामग्री को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बीनना कहते हैं। उदाहरण के लिए अनाज से पत्थर को अलग करना, यह विधि कहलाती है, बीनना कहलाती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद में चुंबकीय पृथक्करण, यहाँ से भी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपसे पूछे ही जा सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय पृथक्करण की विधि क्या होती है? यह विधि अलगाव की एक विधि होती है, जो कि चुंबक पदार्थ को आकर्षित करने के लिए है ना, चुंबक पदार्थ को करने के लिए आकर्षित करने का यानी कि आकर्षित करने के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है, और उन्हें गैर चुंबकीय पदार्थ से क्या करते हैं, गैर चुंबकीय पदार्थ से अलग करती है। वह क्या करते हैं, गैर चुंबकीय पदार्थ से अलग करती है। उदाहरण के लिए लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर से अलग करना, यही विधि कहलाती है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि इसके माध्यम से एक चुंबक लिया जाता है, और चुंबक के माध्यम से जो अशुद्धियाँ जो निकाली जाती है या फिर चुंबक को जो आकर्षित करने वाले जो पदार्थ हैं उनको अलग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि सल्फर से अलग करना, बुरादे से, यानी कि लोहे का जो बुरादा होता है ना, लोहे का बुरादे को सल्फर से अलग आप इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है छानना। ठीक है, सो छानना को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है, इस पृथक्करण की विधि के माध्यम से यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें विभिन्न आकार के जो घटक होते हैं या फिर ठोस मिश्रण होते हैं उनको अलग इनके द्वारा किया जाता है, जो कि
इसमें क्या होता है कि एक छालनी के रूप में ही हम क्या करते हैं, इस घोल को छानते हैं और जो घुला हुआ जो पदार्थ होता है पानी के साथ में वजह से बाहर चला जाता है और जो ठोस पदार्थ होता है वह चलने में ही अटक जाता है। इस प्रकार यह जो विधि कहलाती है छानना विधि कहलाती है। और जैसे कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पे मोटे रेत जो होता है ना, मोटा रेत और कंकड़ को हम इस विधि के माध्यम से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे साथी, जो कि आपको सीटीएट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की जो संभावना है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इस क्लास से रूबरू करा दूँ, तो जिससे कि आपके जो नंबर है कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर अगर बढ़ते हैं तो आप क्वालिफाई के बहुत ही करीब के क्वालिफाई को बहुत ही अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई कर एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। ये क्लास आपको भी अच्छा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप पूरे क्लासेस देखना चाहते हो तो सलाम चैनल पे जाइए और वहाँ से सी टी एट का जो ईवीएस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके आप पूरे क्लासेसों को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स मिल रहे हैं। फ्री के जो नोट्स है वो आप देख सकते हैं और आपकी जो तैयारी है उसको बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो नोट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, वो नोट्स हैं आपके तीसरी, चौथी और जो 5वीं का जो ईवीएस का जो बुक है, ईवीएस का जो एनसीईआरटी है वहाँ से लिए गए हैं। और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे टॉपिक लिए गए हैं जो कि एग्ज़ामों में पूछे गए और पूछे जाने की जो संभावना है 99% ऐसे चैप्टरों को यहाँ पे लिया गया है और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका नोट्स आपके लिए नोट्स बनाया गया है। ठीक, तो ये क्लास आपको कैसा लगी आप जरूर बताइएगा साथियों। साथ ही साथ आप इन नोट्सों के साथ में भी आप आपकी जो तैयारी है वो अच्छा कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक जय हिंद।